जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि सिंह सर हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया कॉन्टेक्ट से मेरे को एक क्वेश्चन आया। हमारे ही स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिस भी स्टूडेंट ने पूछा गुड ऑब्जर्वेशन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं सोशल मीडिया का ही यूज करूंगा। तो उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था कि गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों है। तो मैंने उसके ऊपर पूरा ही रिसर्च किया कि गंगा नदी कहां से निकलती है, जियोग्राफिकल इश्यूज क्या है या जियोग्राफिकल पैरामीटर से देखा जाए तो गंगा नदी कैसे बनती है, फिर उसके ऊपर कौन से बांध बंधे हुए हैं, ये सारे चीजों के बारे में जो है रिसर्च किया गया और उस रिसर्च को मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो ऑल ऑफ यू दैट कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है और आपके इंफॉर्मेशन के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को ये लास्ट में फाइनली अंततः ये पता चल जाएगा कि गंगा नदी का पानी सड़ता क्यों नहीं है। ये जानना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का मैं पहले से बहुत बहुत धन्यवाद दे देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। हिंदुत्व की बात जो है यहां पर आएगी। भारत में जो गंगा नदी जिसको पवित्र नदी माना जाता है, उस नदी के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि जो गंगा नदी है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। इसके बारे में किसी को कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है और किसी का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता है कि गंगा नदी एक्चुअल में निकलती कहां से, गंगोत्री से या गोमुख से। अब क्या है इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। और एक और कंट्रोवर्सी बना हुआ है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखो, दो प्रकार के बांध होते हैं, एक सबसे ऊंचा बांध माना जाता है और एक सबसे लंबा बांध माना जाता है। तो कंट्रोवर्सी इस बात पर है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। बांध मतलब डैम। तो दो बांध को काफी ज्यादा मान्यता दी जाती है। एक बोला जाता है कि टिहरी बांध बहुत ऊंचा है, या फिर बोला जाता है कि पंजाब में जो भाखड़ा नांगल बांध है वो बहुत ऊंचा है। अब ये दोनों में कौन सा बांध ऊंचा है और किसको सही मानना है, इसके लिए भी आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी जाकर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। सो ये बात जानने के लिए तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है वो ईस्वी सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, क्योंकि उत्तराखंड के लोग जो रहने वाले थे उनकी भाषा थोड़ा अलग होती थी। तो उन्होंने भाषा के आधार पर अपने अलग राज्य की मांग की, इसलिए उनका ये उत्तराखंड जो है राज्य अलग हो गया। वहां के रहने वाले लोगों की देखो, वो ज्यादा गोरे होते हैं, उनकी आंखें बादामी होती है और साइज भी उनका कद जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है। जैसे कि आप लोगों ने एसएस के फर्स्ट चैप्टर में 10वीं वालों ने पढ़ा होगा कि जो मंगोलाइट लोग होते थे बिल्कुल उनका दिखाव ऐसा ही होता था। तो उत्तराखंड जो है 2000 ईस्वी सन में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। अब मैं उसकी बात करूं तो उत्तराखंड को दो अलग अलग भागों में डिस्क्राइब किया गया है। जो पूर्वी भाग होता है, पूर्वी भाग को उत्तराखंड में कुमायूं बोला जाता है और पूर्वी भाग के अलावा का जो भाग है उस भाग को गढ़वाल बोला जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि गढ़वाल में रहने वाले लोग या फिर कुमायूं में रहने वाले लोग, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो गढ़वाल में बहुत ज्यादा हिमानी है। हिमानी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर, हिंदी में बोला जाता है हिमानी। तो ग्लेशियर गढ़वाल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, गढ़वाल वाले इलाकों में। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थान है गढ़वाल। गढ़वाल जो एरिया है वहां से बहुत सारी नदियां निकलती है, बहुत सारे नदियों का उद्गम स्थल है। लेकिन नदियां निकलती कैसे हैं और नदियों का निर्माण कैसे हो जाता है, इस बात पर भी कंट्रोवर्सी है। तो नदियां एक्चुअली किसी पर्वत से या पहाड़ से निकलती नहीं है। होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो नदियां होती हैं, आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे हम मतलब नदी की तो बाद में बात करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो हर 165 सेंटीमीटर के बाद, हर 165 सेंटीमीटर नहीं, हर 165 मीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घटता है। जितना 165 मीटर हम ऊपर बढ़ेंगे उतना ही 1 डिग्री सेंटीमीटर तापमान जो है घटता जाएगा। अब होता क्या है कि जमीन के चारों ओर बहुत ज्यादा उष्मा होती है, सूर्य प्रकाश की उष्मा, जमीन से निकलने वाली उष्मा, हमारे वातावरण के चारों तरफ की उष्मा, प्रदूषण की उष्मा, इन सारे उष्मा जो होते हैं ये सभी उष्मा जमीन के सतह पर बहुत ज्यादा होते हैं। अब होता क्या है कि जमीन पर नमी होती है, सबको पता है। ठंडी के मौसम में हमें नमी दिखाई देती है कोहरे के रूप में, ओस के रूप में, लेकिन गर्मी के मौसम में नमी होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है। तो नमी तो होती ही है। अब होता क्या है कि नमी जो है हमारे आसपास के वातावरण में रहती है, इसीलिए हमें जो है कुछ फर्क नहीं पड़ता या हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे ये नमी ऊपर की तरफ जाती है, जैसे जैसे ये नमी ऊपर की तरफ उड़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, इस नमी का ऊपर की तरफ बढ़ने पर हर 165 सेंटीमीटर के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है कम होता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि यह तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड जितना हो जाता है। अब होता क्या है कि पानी जो द्रव स्वरूप में होता है वो पानी जो है गैस स्वरूप में, वो पानी जो है डिग्री टेम्परेचर कम होने की वजह से ठोस स्वरूप में बदलने लगता है।
तो वो जो द्रव स्वरूप में रहता है या गैस स्वरूप में रहता है, वो टेम्परेचर कम होने की वजह से या 0 डिग्री तक पहुंचने की वजह से वो ठोस स्वरूप में बदल जाता है। तो होता क्या है, वो जाता है तो पर्वतों से टकराता है, जैसे ऊपर जाएगा तो वो अब क्या हो जाता है, पर्वतों से टकराता है तो ग्लेशियर बन जाता है, बर्फ का स्वरूप ले लेता है। बर्फ का स्वरूप ले लेने की वजह से अब क्या होता है, वो हिमानी बन जाता है। हिमानी मतलब ग्लेशियर। तो आप समझ सकते हो कि बर्फीला पहाड़ हो जाता है। तो जब ये ठोस स्वरूप में बदल जाता है, यानी कि ये तो पता चल गया कि हिमानी का निर्माण कैसे होता है, ग्लेशियर का निर्माण कैसे होता है। अब क्या होता है, जब गर्मी का मौसम आता है या उष्मा का तापमान बढ़ता है या उष्मा बढ़ती है या गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा उष्मा होने की वजह से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है। लेकिन सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक हिमानी है, ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ। संतोपथ ग्लेशियर से नदी निकलती है और वो नदी का जो निकलती है संतोपथ ग्लेशियर से जो बद्रीनाथ में है, उस नदी का नाम है विष्णु गंगा। इस नदी का निर्माण कैसे होता है या इस नदियों का उद्गम स्थान बद्रीनाथ है, ये हमको समझ में आ गया। बद्रीनाथ में भी कौन सा हिमानी है, कौन सा ग्लेशियर है, संतोपथ ग्लेशियर। तो संतोपथ ग्लेशियर का जब बर्फ पिघलता है, पिघलकर वो द्रव स्वरूप में बदलता है तो वो नदी का स्वरूप लेता है और वो नदी है विष्णु गंगा। ठीक उसके दूसरे साइड से एक दूसरा नदी निकलता है जिसका नाम है धवल गंगा। अब देखो, जो विष्णु गंगा है उसका नाम विष्णु गंगा है, जो धवल गंगा है उसका नाम धवल गंगा है। जियोग्राफिकल एक नियम है, मैं आपको बता रहा हूं, भौगोलिक रूप से एक नियम है कि जब दो नदियों का जो लेवल होता है, जो गहराई होती है, वो जब अलग अलग होता है तो उसमें से जिसकी गहराई ज्यादा होती है, जब दोनों नदियां मिल जाती है तो जो गहराई ज्यादा है जिस नदी की, उसी नदी के नाम से दोनों नदियों का मिलने के बाद वो नाम चलता है। लेकिन अगर दोनों नदियों का गहराई समान है, बराबर है, और जब दोनों नदियां मिल जाती है तो दोनों नदियों का जो है स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाता है और उसकी जगह एक नया नाम पड़ जाता है। मतलब दोनों नदियों का गहराई समान होने की वजह से जब वो दोनों मिलते हैं तो एक नए नदी का नाम आ जाता है। और वैसे ही यहां पर जब विष्णु गंगा नदी और धवली गंगा नदी मिलते हैं तो उस नदी का नाम बदल दिया जाता है और उस नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, अलकनंदा नदी बना दिया जाता है। अब मैं बताऊं कि ये दोनों नदी जहां पर मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में दोनों नदी, धवल गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी मिलते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया प्रयाग। प्रयाग का मतलब क्या होता है, प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल, जहां पर दो नदियों का मिलन स्थल हो। तो सिर्फ ये एक ही प्रयाग नहीं है, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है। प्रयागराज क्यों बोला जाता है, राज मतलब सबसे बड़ा या राजा, और प्रयाग मतलब मिलने का स्थल। मतलब प्रयागराज को इलाहाबाद को प्रयागराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम एक साथ हो जाता है और उस 3 नदियों में गंगा, यमुना, सरस्वती जो नदियां हैं तीनों एक साथ मिलती है, इसीलिए इसको प्रयागराज बोला जाता है, मतलब मिलने का सबसे बड़ा जगह। ठीक है। अब क्या होता है, जब दो नदियों का गहराई बराबर हो गया तो नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो विष्णु गंगा नदी और धवली नदी का नाम बदल के दोनों नदी जब मिल गई तो उनका नाम रख दिया गया कौन सा नदी, अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी नाम रखने के बाद वो नदी जब आगे बढ़ती है तो उस नदी से एक और छोटी नदी आकर मिलती है जिस नदी का नाम होता है नंदाकिनी। मैं मंदाकिनी नहीं बोल रहा हूं, मैं नंदाकिनी बोल रहा हूं। मतलब भगवान शिव शंकर की जो वाहन है नंदी वो वाला नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी जब अलकनंदा नदी से मिलती है तो नंदाकिनी नदी की गहराई कम है, अलकनंदा नदी की गहराई ज्यादा है। तो जियोग्राफिकल नियम के हिसाब से जो नदी का नाम है वो अलकनंदा नदी ही रहेगा। तो अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी को अपने आप में शामिल करके आगे बढ़ती है, लेकिन नंदाकिनी नदी मिलती कहां है अलकनंदा नदी से, नंद प्रयाग में। विष्णु गंगा और धौली गंगा कहां मिले थे, ये मिले थे विष्णु प्रयाग में। उसके बाद नंदाकिनी नदी जो अलकनंदा नदी से मिली वो कहां मिली, नंद प्रयाग में। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी के नाम से आगे बढ़ती है तो एक दूसरी छोटी नदी भी इससे मिलती है जिस नदी का नाम है पिंडार। जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो पिंडार नदी की भी गहराई कम होती है और जहां पर मिलते हैं उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग, कान वाला कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है, पिंडार नदी मिलती है। इसके बाद फिर ये नदी आगे बढ़ती है। अब दूसरे तरफ से मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड में एक जगह है केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। तो केदारनाथ से जो नदी मंदाकिनी निकलती है वो मंदाकिनी नदी आगे बढ़कर उसी अलकनंदा नदी से मिलती है जो अलकनंदा नदी धवल नदी से मिलकर और विष्णु गंगा से मिलकर बनी थी। तो जब केदारनाथ जगह से मंदाकिनी नदी निकलती है तो वो नदी अलकनंदा नदी से मिलती है कहां पर, रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में दोनों नदी मिलती हैं तो यहां पर भी मंदाकिनी नदी की गहराई कम होती है और अलकनंदा नदी की गहराई ज्यादा होती है। तो जियोग्राफिकल नियम के हिसाब से नदी का नाम अलकनंदा ही रहेगा।
ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में एक और जगह है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी नदी में, उत्तरकाशी जो जगह है वहां पे एक जगह है गंगोत्री। गंगोत्री में एक छोटी सी जगह है गोमुख। गोमुख से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी। अब भागीरथी नदी यहां पर आया तो भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ एक छोटी नदी मिलती है, जिस छोटी नदी का नाम है भिलांगना। ठीक है, उस छोटी नदी का नाम है भिलांगना। तो भिलांगना की गहराई कम है, भागीरथी नदी की गहराई ज्यादा है। तो भिलांगना नदी मिलने के बाद भी उस नदी का नाम भागीरथी ही रहता है जियोग्राफिकल नियम के हिसाब से। अब भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो भागीरथी नदी का मिलन जो है अलकनंदा नदी से होता है। जो अलकनंदा नदियों में इतने सारे नदियों का संगम था, वो आगे आकर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिलते हैं। और कहां पर मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। अब यहां पर एक चीज आ जाती है, जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों नदियों की गहराई बराबर है। तो बराबर होने की वजह से जियोग्राफिकल नियम के हिसाब से दोनों जो नदियां हैं उन नदियों का नाम बदल जाएगा। अब यहां पर जाकर इतना गहराई बराबर होने के बाद, इतने सारे नदियों का संगम होने के बाद, इतने सारे नदियों का सम्मिलित होने के बाद, इतने सारे प्रयाग होने के बाद, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सारे प्रयाग होने के बाद तब जाके एक नदी बनती है जिस नदी का नाम है गंगा। अब गंगा नदी इतने सारे नदियों को मिलाकर बनी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि गंगा नदी कहां से निकली है? वैसे छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ग्रुप डी लेवल के, तो उसमें ऐसा पूछ सकता है कि कहां से निकलती है। लेकिन जो बड़े लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें रिटेन टेस्ट देना होता है ना, उसमें इस तरह से आपको समझाना होता है कि गंगा नदी के बारे में समझाइए, उसका निर्माण कैसे होता है या फिर वो कैसे बना हुआ है। इस तरह से हम बातें कर सकते हैं। आगे अगर मैं बातें करूं तो अभी आप याद कैसे रखोगे कि नदी, कौन सी नदी कहां पर मिल रही है? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान जब थे तो उसका नाम रखा गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा, किस प्रयाग में? जो धवल गंगा है और जो विष्णु गंगा है, ये दोनों जहां मिले वो विष्णु प्रयाग में मिले। विष्णु जी ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, तो कृष्ण को नंदलाल भी कहा जाता है, नंदलाल कहा जाता है। तो जब नदी आगे बढ़ी, आगे जाकर वो दूसरे जब नदियों से मिली तो उसका नाम रख दिया गया क्या? मींस की कौन से नदी से मिली थी वो? नंदाकिनी नदी से, तो उसका नाम रख दिया नंद प्रयाग, यानी कि नंदलाल के हिसाब से। फिर कृष्ण जी जो है कानों में बाला पहनते थे, कर्ण में बाला पहनते थे, तो उसके नाम से क्या रख दिया गया? कर्ण प्रयाग। फिर कृष्ण जी हो जो गले में रुद्राक्ष पहनते थे, रुद्राक्ष के नाम से रख दिया गया रुद्र प्रयाग। फिर कृष्ण जी अंततः ये सब कुछ पहनने के बाद एक देव जैसे देखने में प्रतीत होते थे, इसीलिए अंततः जो मंदाकिनी नदी जो उत्तरकाशी से आई थी और जो यहां से मतलब उत्तराखंड के दूसरे एरिया पूर्वी भाग से जो दूसरी नदी आई थी जिसका नाम रखा था अलकनंदा, तो अलकनंदा और ये मंदाकिनी दोनों मिलकर जहां पर मिलते हैं वहां देवप्रयाग बनता है। तो देवप्रयाग जहां पर गंगा नदी का निर्माण होता है, वहां से गंगा नदी आगे बढ़ती है। अब मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में जो ये पांचों प्रयागों का जो मिलन होता है, पंच प्रयाग जिसको बोलते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से इसको बहुत मान्यता दी जाती है, इन पंच प्रयाग का मिलन होना। और पंच प्रयाग जो देख रहे हो, 5 अलग अलग प्रयागों के मिलने से जो गंगा नदी का निर्माण हुआ है। आपको पता है कि 5 तत्व भी होते हैं, आपको पता है, जैसे सूर्य हो गया, अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश, इस तरह से 5 तत्व होते हैं। उसी तरह से 5 तत्व का मिलन जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है, उसी तरह से पंच प्रयाग को भी शुभ माना जाता है, उसी तरह से पंचमेव को भी शुभ माना जाता है, पंचामृत को भी शुभ माना जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो ये कोई भी ऐसे ही चीज नहीं हो जाती है, ये हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। इस वीडियो बनाने के भी पीछे एक रीजन है कि अगर सिर्फ मेरे से आपने ये पूछा है कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूं। और यहां पर गंगा नदी का जो पानी सड़ता क्यों नहीं है, उसका रीजन जो है आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि उसके पहले आपको बहुत सारी चीजें जाननी है। कंपैरेटिव एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जामों में ऐसा पूछता है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहां पे होता है, तो आपको आंसर देना होता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है। अब देखो, अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो गंगा है वो बहुत सारे काफी नदियों का संगम है। अब मैं आपको बताऊं, भागीरथी जब निकलती है उत्तरकाशी से, तो वहां पे एक छोटी नदी है भिलांगना नदी। वो भिलांगना नदी से, भिलांगना एक छोटा सा जगह है, वहां पे भी एक छोटी नदी है, तो वहां से उसका मिलन होता है। तो भागीरथी नदी जब भिलांगना से मिलती है, वहां पर एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है टिहरी बांध। अब टिहरी बांध क्या है? टिहरी बांध जो है बहुत बड़ा बांध है और वहां पे बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है बरसात में होने की वजह से, या ऐसा होने की वजह से, तो बहुत ज्यादा पानी जमा होने की वजह से बांध को टूटने का डर रहता है। तो बांध को टूटने से बचाने के लिए उस बांध के पीछे एक छोटा बांध बनाया जाता है सपोर्ट के लिए। तो उस जो छोटा बांध बनाया गया है टिहरी बांध के पीछे, उसका नाम रखा गया है कोटेश्वर बांध। तो टिहरी बांध के पीछे कोटेश्वर बांध बनाया गया है, कौन से नदी पे? उसी भागीरथी नदी पे। अच्छा, भागीरथी नदी पे बनाया गया है, तो आगे इस बात को बढ़ाते हैं। अब भाखड़ा बांध है, वो पंजाब में सतलज नदी के ऊपर बना है। तो
तो भाखड़ा जो बांध है वो बड़ा बांध है, और भाखड़ा बांध को सपोर्ट देने के लिए एक छोटा बांध बनाया गया है उसके पीछे, जिसका नाम है नांगल बांध। हम भाखड़ा नांगल पढ़ देते हैं तो हमको लगता है एक ही नाम है। अरे नहीं रे, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, लेकिन एक ही नदी के ऊपर एक साथ आसपास में बनाया गया है, सपोर्ट सिस्टम के लिए बनाया गया है, इसीलिए उसका नाम एक साथ हम लोग पढ़ देते हैं और क्या बोलते हैं, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको बात करूं कि जब ये जो नदियां हैं, गंगा नदी को आज भी उत्तराखंड के लोग क्या बोलते हैं कि ये भागीरथी नदी है। आप लोगों ने शास्त्रों में भी सुना होगा भागीरथी नदी, और फिर आप लोगों ने बाहुबली में भी एक गाना है, भागीरथी देख तेरे पास खुद शिव जी चले आए रे, ऐसा बाहुबली मूवी में भी आप लोगों ने सुना होगा। मतलब ज्यादातर जगहों पे गंगा नदी को भागीरथी ही बोला जाता है, क्योंकि अंततः भागीरथी नदी के मिलने के बाद ही गंगा का निर्माण होता है। पश्चिम बंगाल के लोग भी गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से ही जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दो, जो मैंने डैम बताया था, जो सबसे ऊंचा बांध बनाया था, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास दो, उत्तराखंड में भागीरथी नदी के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर, और पंजाब में सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है जिसकी ऊंचाई है 225 मीटर। अब अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो कैटेगरी वाइज अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रेविटी के हिसाब से बड़ा कौन है, तो आपको बताना है भाखड़ा नांगल बांध। अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थ फिलर के हिसाब से बड़ा कौन है, तो आपको बताना है भागीरथी नदी के ऊपर जो बना है टिहरी बांध। जैसे मैं आपको बोलूं, एक 6 फुट का लड़का है, एक 5 फुट की लड़की है, और आपसे बोले कि इसमें से कौन सी लड़की सबसे ज्यादा बड़ी है, तो आप लड़के वाले को थोड़ी बोलोगे कि वो बड़ा है, क्योंकि पूछा तो लड़की गया है, कैटेगरी ही अलग हो गई है। तो कैटेगरी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर ग्रेविटी के पूछे कि ग्रेविटी के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, तो भाखड़ा नांगल, और अर्थ फिलर के हिसाब से कौन बांध सबसे बड़ा, तो आपको बोल देना है कौन सा, ये टिहरी बांध जो 260 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद अगर सबसे लंबा बांध की बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं, हीराकुंड योजना जो है, हीराकुंड योजना वाला जो बांध है, वो सबसे भारत का लंबा बांध माना जाता है। तो उत्तराखंड में भागीरथी नदी बोला जाता है, बंगाल में भी भागीरथी, शास्त्र में भी भागीरथी का नाम लिया गया है, बाहुबली में सोंग भी है, आप लोगों ने, मैंने अभी बताया। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो निकल के आ रही है फाइनली इतने सारे नदियों के संगम होने की वजह से, ये सब कहां से आ रही है, हिमानी यानी ग्लेशियर से। ग्लेशियर से आ रही है, मतलब इलाका कैसा होगा, पहाड़ी इलाका होगा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पे लोगों का पॉपुलेशन कम होगा, लो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या कम होगी। जनसंख्या कम होने की वजह से वहां पे प्रदूषण कम होगा, जहां से गंगा नदी का निकल के आना हो रहा है। तो गंगा नदी जो निकल के आ रही है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, पोल्यूशन भी कम है, वहां पे पहाड़ी एरिया है, तो उसकी वजह से ये नदियां जो है शुद्ध होती हैं। शुद्ध तो हो गई, अब नदियां शुद्ध होने की वजह से क्या होता है, इस नदी में, गंगा नदी जब बनती है पंच संगम से, 5 प्रयाग से जब गंगा नदी बनती है, तो इस नदी में बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा चीज है जो नदी के पानी में, गंगा नदी के पानी में ही सिर्फ पाया जाता है, और गंगा नदी का पानी कब बनता है, बहुत सारे नदियों के संगम के बाद। और ये बैक्टीरियोफेज जो है दूसरे किसी नदी में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या होता है कि पानी को सड़ाने के लिए जिम्मेदार जो भी परिबल, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ये खा जाता है, उनको ये बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है। ये ऐसा वस्तु है जो हानिकारक जीवाणु विषाणु को मार खा जाता है, इसीलिए पानी में सड़न पैदा नहीं होती है। आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं, 20वीं सदी 19वीं सदी की बात करूं, तो गंगा नदी का पानी बहुत शुद्ध माना जाता था। लेकिन जैसे ही 21वीं सदी आया, 20वीं सदी आया, औद्योगिकरण हुआ, तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने की वजह से गंगा नदी का जो है पानी बिगड़ गया। तो गंगा नदी का पानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है। हम इसको कितने सारे नमामि गंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी ने नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि गंगा नदी का शुद्धिकरण के लिए काम करना है, लेकिन वो तब तक काम नहीं कर पा रहा था। लोग कितना भी मेहनत कर रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च हुए, गंगा नदी साफ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ये प्रकृति है भैया, प्रकृति कहर मचाएगी अगर आप लोग उसके साथ गलत करोगे। तो इसीलिए प्रकृति के साथ अच्छा करो, प्रकृति आपके साथ अच्छा करेगी। तो अभी देखो लॉकडाउन पड़ा कोरोना की वजह से, अपने आप गंगा नदी शुद्ध हो गई। अब जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, अनलॉक शुरू हो रहा है, फिर उसी तरह से क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे फिर से गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना है, तो अनलॉक डाउन हो या नहीं हो, लॉकडाउन कुछ भी हो, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। आपको प्रकृति को मेंटेन रखना है, आप उसको सुरक्षित रखिए, वो आपको सुरक्षित रखेगी। पोल्यूशन नहीं होने देना है, ठीक है। तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी का पानी क्यों नहीं सड़ता है। इसके बारे में जो भी जानकारी थी, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की रिसर्च करने में, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च या अनदर रिसर्च भी करने होते हैं। तो फाइनली आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को देखिए। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।